हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स अंडरटेकन to control or to reduce the problem of unemployment in our Indian economy in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कॉजेज़ थे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ में भी दिखी, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अनएम्प्लॉयमेंट को सिटीज़ और टाउन्स में भी देखा जो मेनली टू कैटेगरी में डिवाइडेड था, एक तरफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में भी हमने 4 कैटेगरीज को डिस्कस किया, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दैन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। और उससे रिलेटेड हमने देखा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वेदर इट हैपन इन रूरल एरियाज और इन सिटीज़ एंड टाउन्स, the basic reason responsible for that is rapid growth of population. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो उतने तेज़ी से स्प्रेड नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो पा रही हैं कि हमारा जो एक्सेस लेबर फोर्स है उन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये सब हमने देखा कि बहुत सारे रीज़न से सीजनल नेचर है जिसकी वजह से ये हुआ। ये हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स द जॉब कि हमारे पास सिर्फ बेटर पे जॉब होना चाहिए, हमारी जो थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द जॉब वो इस तरह से है कि वाइट कॉलर जॉब होना चाहिए। ये भी बहुत बार हमने देखा है कि जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दिखाई देता है। या हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसकी वजह से भी हमने देखा कि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड वी आर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो थोड़े लिमिटेड लोगों को जॉब मिल पा रहा है एंड द रेस्ट ऑफ जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं दे आर डिक्लेयर्ड एज अनएम्प्लॉयड पीपल। तो आज हम देखेंगे कि ये इसके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारी इकोनॉमी में होती है ना बच्चों, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, व्हेन वी आर नॉट अर्निंग, जब हम नहीं कमा रहे हैं, हमारे पास कामकाज नहीं है, दैट इज़ नॉट द इशू, बट वी आर नॉट अर्निंग, तो हाउ वी विल सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो 5 है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। इनको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी पावर्टी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एंड यू नो दैट पावर्टी की वजह से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चालू हो जाती हैं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है उनका रूट कॉज ही आपका पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमें धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना है, कम करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा टाइम आफ्टर टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कम हो, पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम हो। तो ये सब मेजर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इजी है ना। जब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना है, ये गवर्नमेंट की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर्स अंडरटेकन यानी फॉलो करती है, तो वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स। पहला कैटेगरी में ले रही हूँ जनरल मेजर्स, यानी जनरली जो है वो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स फॉलो करती है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर इंडियन इकोनॉमी। पहला क्या है, वो सोचती है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ पे हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता है, तो पहले उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका ग्रोथ होना चाहिए। अगर प्राइमरी सेक्टर ग्रो हुआ, वो डेवलप हुआ, उनको उधर अच्छा इनकम मिला, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो एंड डेवलप करना शुरू कर देगी। तो वो जनरली सोचते हैं एग्रीकल्चर एरियाज़ जो हैं वो डेवलप होने चाहिए और प्रोविज़न फॉर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, क्योंकि हमने देखा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में जो रेस्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द स्लैक सीज़न या ऑफ सीज़न, ये 5 to 7 मंथ्स जो किसान हैं, कल्टीवेटर्स हैं, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, ताकि वो कहीं समवेयर
दे विल बिजी, दे विल इंगेज, और उनका अर्निंग थोड़ा चालू हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट हमेशा एफ़र्ट्स लेती है कि अलग अलग अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं, ऑक्यूपेशंस जो हैं, वो हमारे फार्मर्स के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ के लिए अवेलेबल हो, सो दैट दे शुड नॉट रिमेन अनएम्प्लॉयड। देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कोशिश करती है टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डिफरेंट मॉल्स को बैकवर्ड एरियाज़ में कंस्ट्रक्ट करना, एक बहुत ही एक लाइवली एटमॉस्फेयर को जनरेट करना ताकि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बढ़े, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट हो। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड है वो उस तरफ बढ़े। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप कर रहे हो, उनके प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हो, तो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए बहुत से एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, सो दैट जो हमारे डिफेक्ट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो थियोरेटिकल है, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल बना सकें, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो मेन कॉज हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है। हमने देखा इफ़ेक्टिव टैलेंट जो है अवेलेबल है, लेकिन उसको बूस्टअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास वोकेशनल गाइडेंस सेंटर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करती है कि एजुकेशन के साथ साथ ऐसी ट्रेनिंग्स भी जो हैं बहुत से इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनके बच्चे अलग अलग ट्रेनिंग लेके अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, दे विल मेंटेन एंड चूज़ देयर कैरियर। तो ऐसा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब एनीवेयर, तो एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, यानी बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ अपने लाइफ को वो हैंडल मैनेज कर लेते हैं विथ अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इनकम। देन होता है डेवलपमेंट इन द टूरिज़्म। गवर्नमेंट ने ये भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर जो है वो ग्रो किया है, क्योंकि जितना हम टूरिज़्म को फोकस करते हैं, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपग्रेड करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ाना है, सिटीज़ को स्मार्ट बनाना है, तो वैसे ही होटल्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, वैसे रिसोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, वैसे ही मार्केट बनाए जाएंगे, वैसे ही बैंक की फैसिलिटीज़ होगी, वैसे ही आप डिफरेंट जो हमारे सर्विस सेक्टर की अवेलेबिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, तो इससे क्या होता है, फॉरेनर्स हमारे देश में घूमने आएंगे। उसके लिए सपोज़ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की नीड ज़्यादा होने लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में, इस लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कमाने की न्यू सोर्सेस, न्यू फील्ड ऑफ अर्निंग हमारे पास आ जाती हैं। क्योंकि टूरिस्ट गाइड भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, टूरिस्ट आते हैं तो उनके रहने के लिए यू नो दैट होटल्स भी चाहिए, प्लस लॉन्ड्री बॉयज़ भी चाहिए, उनकी जो पूरा साइट सीइंग को घुमाने के लिए कुछ एक्सपर्ट पर्सन्स भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम टूरिज़्म को बढ़ाते हैं ना, तो ये सब एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने आप प्रमोट होने लगती हैं, और एज अ रिज़ल्ट इस टूरिज़्म से हमने देखा कि नियरली हमने 2017 में देखा, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर, क्योंकि इस साल हमारे इंडिया ने टूरिज़्म से फॉरेन करेंसी जो अर्न किया वो मैक्सिमम अर्न किया। लार्जेस्ट जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो पर्सन्स हैं, दे हैव विजिटेड टू अवर इंडिया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि डेवलपमेंट एंड टूरिज़्म हमारी इकोनॉमी कर रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को हम बढ़ाते हैं कि हाँ, ताकि हर जगह एयरपोर्ट्स को अपग्रेड कर देना, एयरपोर्ट्स को एकदम मेंटेन करके रख देना, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ कर देना, 5 स्टार होटल्स की अरेंजमेंट कर देना, उनकी कनेक्टिविटी मेंटेन करना, बैंकिंग फैसिलिटीज़ यानी जिसमें वो मनी ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, तो ये सब ट्रांसफ़र करना, मनी को एक्सचेंज करना, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ देना, उनके पास कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज़ देना, ये सब टूरिज़्म की वजह से आपने देखा है बहुत लोगों को जॉब मिलता है, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ओके बच्चों, देन है यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एफर्ट्स डालती है कि इन द बैकवर्ड एरिया, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, जो रूरल यूथ है जिनको हमें जॉब देना है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब इनको वो फंडिंग करती है गवर्नमेंट, या उनके यूनिट्स को जब वो स्टार्ट करती है, तो दे प्रेफर टू फॉलो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड गेट द जॉब, यानी मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड. देन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि आईटी सेक्टर्स को बैकवर्ड एरियाज़ में बढ़ा देना और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ा देना, तो ये भी आपके सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स को क्या करती है, कनेक्टिविटी करती है. लेकिन इससे एक बेनिफिट होता है, जितना आईटी सेक्टर डेवलप करेगा, जितना आपका कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप करेगा, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ायदा है हमारा इसमें. देन प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी. अब इससे रिलेटेड आप देखोगे, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप देखोगे स्पेसिफिक मेजर हम करने वाले हैं. मैक्सिमम प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो है वो टारगेट करती है, फोकस करती है ऑन स्किल डेवलपमेंट अमंग रूरल यूथ पीपल, यानी बैकवर्ड एरियाज़ में जो यंग जनरेशन है, उनमें जो वो स्किल है, जो टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो पावर है, वो इनोवेटिव स्किल है, उसको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना, उनको इंस्पायर करना, ताकि वो अपने उस टैलेंट को इतना यूटिलाइज करे, यूज़ करे. उसके लिए फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट देती है, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट देती है. उनके हर एक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है. तो ये बहुत जो हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है जो हम इससे रिलेटेड करेंगे. या एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है, दैट इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. अब इसमें तो हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट स्पेशली उन्होंने तो ये टारगेट रखा है कि 12,000 करोड़ अप टू 2020 ओनली फॉर स्किल डेवलपमेंट. जिनके पास स्किल है, जो इनिशिएटिव ले पा रहे हैं, अपने टैलेंट के बलबूते पे वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है. तो ये सिर्फ हुआ है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया. दीज प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो उनके बहुत एफर्ट्स ऐसे लिए गए हैं जिसकी वजह से वो यंग टैलेंट को वो हमेशा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं. हाँ, आप में टैलेंट है, आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आओ, फंडिंग आपको प्रधानमंत्री कौशल योजना से मिल जाएगी. तो बहुत से लोग उनसे जुड़े हैं और उनका फ़ायदा उनको मिला है, तो जिसकी वजह से वो क्या होंगे, न सिर्फ वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन आसपास के गांव वालों को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. तो सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होगा, गांव के बहुत से लोगों को जॉब मिल जाएगा. तो ये एक स्मार्ट थिंकिंग है. ओके बच्चों, नेक्स्ट है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, ताकि एग्रीकल्चर से लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएं. धीरे धीरे ट्रेनिंग उनको देना, नॉलेज उनको देना, हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, उनको ट्रेनिंग के थ्रू उनको ट्रेन करना, उनको वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू ट्रेनिंग करना. या कुछ प्रोग्राम्स हम देखेंगे ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देती है. भाई आप सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग कंप्लीट करो, हम आपको पैसे देंगे. तो देखो, पैसों की लालच में वो लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, और लेने के बाद एक बार ट्रेनिंग आ गई तो यू विल गेट द गुड जॉब इन द इंडस्ट्री, कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे टायर एंड रबर इंडस्ट्री में काम करना है, कैसे केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना है. वंस यू गेट द ट्रेनिंग, क्योंकि सिर्फ क्या है, स्किल डेवलपमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. व्हेन यू डोंट नो हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री, यू रिमेन अनएम्प्लॉयड. क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट आपको जॉब दिला देता है. तो ये हम कोशिश करते हैं कि अगर कहीं जॉब नहीं मिला तो एटलीस्ट यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन वे. आप अपने तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, और इसमें स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए तो मोदी जी जो है वो मेक इन इंडिया में काफ़ी सपोर्ट करते हैं.
एंटरप्रेन्योरशिप खाली सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉमनली उन्होंने दिया, स्पेशली फॉर वुमेन, उनके कल्चर को इम्प्रूव करना, उनके लिए प्रोग्राम्स देना, उनके लिए ट्रेनिंग रखना, एग्जीबिशंस और सेमिनार रखना, ताकि उनको अलग अलग जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के वर्क हैं उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, इंगेज किया जाए और ओवरऑल हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है उसको बढ़ाया जाए। ओके अच्छा, मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये तो आप देखोगे मैक्सिमम हमारे जो स्कीम्स हैं उनका टारगेट ही यही है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं, और ना सिर्फ हम खड़े हो जाएं लेकिन हम ऐसा बिजनेस सेटअप करें उसमें हम दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। जैसे कैटरिंग का सपोज बिजनेस है, अब कैटरिंग एक अकेले इंसान से तो नहीं होती है, अब कैटरिंग करना है तो कैटरिंग में आपको जो उसके अलावा आपको कैटरिंग के जो यूटेंसिल्स हैं उनको कनेक्ट करना है, फिर कैटरिंग में जो स्मार्ट हैं जिनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है उनको कनेक्ट करना है। तो ऐसे बहुत से मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मैनुअल जॉब है। तो ऐसे अगर कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, या सपोज़ आपने बीई किया हुआ है, आप इंजीनियर हो, आप अपना इंडस्ट्री खुद डेवलप करना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर में डील करना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट लेके आओ, यू विल बी गेट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं, क्यों? क्योंकि अगर उस बंदे ने एक इंडस्ट्री को खोल लिया, एक वर्कशॉप को खोल लिया, वो अकेला काम थोड़ी ही करेगा, वहाँ मशीनरी इंस्टॉल होगी, वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बनेगी, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, तो ओवरऑल लेबर फोर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट होता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हम बात कर रहे थे जनरल मेजर्स, ये जनरल मेजर्स आपको क्वेश्चन में जनरली पूछा नहीं जाता है, बट यू शुड नो इट। आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पर्पल कलर के बॉक्स में आपको दिया गया है, बट यू शुड हैव द नॉलेज कि गवर्नमेंट कौन कौन से जनरल मेजर्स फॉलो करती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स, स्पेसिफिक यानी खास, स्पेशल, what are the specific measures undertaken by the government of India to reduce the unemployment of problem in India? यानी हमारी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कम करने के लिए कौन से स्टेप्स, प्रोग्राम फॉलो किए हैं। नाउ ये क्वेश्चन जब जनरली आपके कॉलेज में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आता है फॉर 8 मार्क्स, और उसमें वो आपको जनरल मेजर्स पूछेंगे नहीं बच्चों, वो सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, स्पेसिफिक मेजर्स पे। स्पेसिफिक मेजर्स में 11 पॉइंट है, उसमें से आप कोई भी 8-9 पॉइंट्स जो है आप बता सकते हो, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ ये पार्ट जो रहता है वो आपसे पूछा जाएगा। ये हमने डिस्कस क्यों किया, फॉर द नॉलेज सेक यू शुड नो इट, कि गवर्नमेंट सिर्फ स्पेसिफिक मेजर नहीं लेती है, these are the general measure generally for all, यानी रूरल एरियाज़ एंड फॉर अर्बन एरियाज़, दोनों के लिए वो एफर्ट्स डालती है। लेकिन ये कुछ खास स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट एडॉप्ट करता है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसमें हम 1 बाय 1 एक एक प्रोग्राम समझ लेंगे। बहुत आसान है, और ऐसे स्कीम्स आप भी मेरे साथ उनकी हेडिंग, मैं हमेशा कहती हूँ हेडिंग को थोड़ा बार बार रिपीट कर लिया करो, जब तक आपको, क्योंकि नया नया शुरुआत हुआ है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है 11th में, तो जब तक आपको वो धीरे धीरे आदत पड़े, एक एक टॉपिक थियरी आपको इजीली समझ में आने लगे, प्लस काफ़ी बच्चे जो हैं वो वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं, तो दे आर फाइंडिंग लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि हाउ दे विल राइट, क्योंकि उनको आदत रहती है आइदर दे विल राइट ईच एंड एवरीथिंग इन हिंदी और इन मराठी और गुजराती, बट नाउ एट द 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू राइट इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ गए, आपने टॉपिक को समझ लिया। लेकिन ये जो हेडिंग है, क्योंकि क्या होता है, हेडिंग आपके ब्रेन में क्लिक कर गई ना,
आपको हेडिंग याद आ गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, बस बच्चा लिखना शुरू कर देता है। वो हेडिंग याद आनी चाहिए। इसके लिए मैंने कहा बच्चों, आप 2-3 बार जब रीड करते हो आपको याद आ जाता है, लेकिन कभी भी ऐसे हेडिंग्स को रिपीटेशन में रखा करो। जितना आप रिपीट करोगे, हेडिंग्स याद आएंगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, और आप बहुत अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलो करते हैं स्पेसिफिक स्पेशल। भाई क्या किया है गवर्नमेंट ने। अब पहला ही आपको दिख रहा है, दैट इज़ EGS स्कीम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया था 28 मार्च 1972 को, फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र स्टेट ओनली। अब इसमें उन्होंने कोशिश किया कि इस महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी रूरल यूथ हैं उनको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम प्रोवाइड करें। ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसका मेन प्रॉब्लम ये है ताकि हम एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ को दें। उनका एम्प्लॉयमेंट मिलने से सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस हुआ, लेकिन उनके काम करने से उनको इनकम मिला। बच्चों, जब काम करते हैं, हम बिजी हैं, हम वी आर वर्किंग समवेयर, तो हमें इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो हमारा पॉवर्टी का प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो इसके लिए टू रिड्यूस द पॉवर्टी, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, तो पहली बार गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम जो है हम चालू करेंगे। और ये प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ कि एट प्रेजेंट इन एवरी 5-year प्लान ऑल स्टेट आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम। हर स्टेट में ये प्रोग्राम फॉलो होता है, यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नाउ सक्सेसफुली एडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी स्टेट। और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो यंग यूथ है, दैट इज़ पीपल जो टैलेंटेड है, जो पोटेंशियल है, उनको रोज़गार, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और जब उनको मिनिमम वेज रेट उनको मिल जाता है, यानी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए उनको इनकम मिल जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये हमारे सोशल प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि जब आपका प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आया तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है पॉवर्टी का। अब पॉवर्टी हुआ तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, फिर तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है। अब पॉवर्टी को ही सॉल्व करने के लिए आपने देखा था कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते, फिर इलिटरेसी का प्रॉब्लम आता है, फिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी इतने सारे सोशल प्रॉब्लम्स। तो इससे बेटर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, तो एटलीस्ट वंस दे स्टार्ट वर्किंग, वंस दे स्टार्ट अर्निंग, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ख़त्म, पॉवर्टी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो पहला स्कीम क्या था बच्चों, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कब चालू हुआ, 28 मार्च 1972 को। कहाँ स्टार्ट हुआ पहली बार, महाराष्ट्र में, लेकिन नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी स्टेट। ओके बच्चों, इनका मेन काम क्या है, गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ओके, अच्छा, सेकंड हमारा प्रोग्राम था दैट इज़ स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जिसको हम कहते हैं SGSY। अब इस प्रोग्राम को लेने से पहले मैं लूँगी इसका, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये नया नाम है, लेकिन इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं ट्राइसम प्रोग्राम लूँगी, दैट इज़ ये प्रोग्राम हमारा 5th पॉइंट, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर लिया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, अब मैं ले रही हूँ ट्राइसम प्रोग्राम। मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला, अब ट्राइसम का फुल फॉर्म बताती हूँ। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, TRYSEM, एम्प्लॉयमेंट का EM। नाउ ये जो ट्राइसम प्रोग्राम था ये 1979 में शुरू हुआ था बच्चों। ये जो प्रोग्राम था ना वो 1979 में शुरू हुआ। ये इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने। क्यों लिया कि इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने टारगेट रखा
कि एटलीस्ट हम जो रूरल यूथ है, जो गांव के टैलेंटेड हमारी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट हम 2 लाख रूरल यूथ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे या उन्हें हम मोटिवेट करेंगे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम कोशिश करेंगे उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी रखेंगे। तो ये था ट्राइसम प्रोग्राम जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें क्या था, 2 लाख लोगों को आप इसमें आप प्रोग्राम के अंदर आप इन्वॉल्व करते हो, और प्लस उनको या तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हो या उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी रखते हो। यानी आप उनको ऐसी ट्रेनिंग दोगे, आप उनको इस तरह से वोकेशनली प्रिपेयर करोगे ताकि वो अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएं, ना ओनली खुद खड़े हो जाएं पर दूसरों को भी, वो आसपास के लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत विलेजेस में जो रहता है वो सक्सेसफुल प्रोग्राम था। यही प्रोग्राम था दैट इज़ ट्राइसम प्रोग्राम, यानी ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना कि किस तरह से हर एक इंडस्ट्री में हम काम कर सकते हैं। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लेबर कैसे मैन्युअली यूज़ होता है, अगर मिल्क इंडस्ट्री है कैसे लेबर जो है वो बॉटलिंग सेक्शन में जाता है, पैकिंग सेक्शन में जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है कैसे किस तरह से उनकी पैकिंग की जाती है, कैसे उसकी बॉक्सिंग की जाती है, अनबॉक्सिंग की जाती है। तो इसमें हम गाँव के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि हम उनको स्किल्ड जो है लेबर जो काम करता है वो तो नहीं सिखा सकते क्योंकि उनका लिटरेसी रेशो कम है, लेकिन उनको बॉक्सिंग करना, अनबॉक्सिंग करना, या उनको लोडिंग के लिए कैसे रेडी करना, अनलोडिंग कैसे किया जाता है, वो सब ट्रेनिंग किया जाता है। मशीनरी को कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाता है। या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, कैसे केमिकल वॉश किया जाता है, कैसे ब्लीच किया जाता है, कैसे लूम पे जो है वो वीविंग किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। तो मेन काम क्या है, उनको ट्रेनिंग टू रूरल यूथ। आप रूरल यूथ को यानी गांव का जो हमारे नौजवान हैं उनको मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना। और वो भी टारगेट छोटा मोटा नहीं था, हमने रूरल यूथ वो भी 2 लाख लोगों को हम कोशिश करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। ये प्रोग्राम इतना आपका पॉपुलर हुआ, इसी प्रोग्राम को हमने रीनेम किया, थोड़ा नया नाम दे दिया। वो नया नाम किस में लिया, शुरू किया 79 में, फिर 20 साल के बाद अप्रैल 99 में, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो ये प्रोग्राम को हमने बेस बना लिया। और कौन सा प्रोग्राम चालू किया हमने, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY। ये स्वर्ण जयंती ग्राम में भी है यानी गांव में भी है, और ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में भी, यानी शहरों के लिए अलग स्कीम और गांव के लिए अलग स्कीम। इसमें हमने क्या किया कि इसी ट्राइसम प्रोग्राम को थोड़ा रीनेम कर दिया, यानी जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उन सब गाँव वालों को हमने क्या किया, आपस में कनेक्ट किया कि हम उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह से ऐसे सेमिनार्स और प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकते हैं ताकि उसके बाद दे विल बी टोटली रेडी एंड प्रिपेयर टू वर्क इन एनी इंडस्ट्री। क्योंकि मेन क्या होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। उनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। तो गांव के भी लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ओनली एजुकेशनल सपोर्ट उनको इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं करता है, उनको कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है बच्चों। तो इसके लिए स्वर्ण रोजगार जो आपका रहता है दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बनाई गई ताकि गांव के लोगों को ट्रेनिंग और ज़्यादा दी जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो हमारा ट्राइसम प्रोग्राम था इसका भी मेन एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की। ओके बच्चों, अब थर्ड प्रोग्राम जो था दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब शहरों की थोड़ी सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अलग अलग हैं। जब हम शहरों में देखते हैं तो शहरों में लोग मैक्सिमम एजुकेटेड हैं लेकिन अभी हमें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है।
अभी हमें उन्हें वोकेशनल गाइडेंस देनी है। तो मोस्टली इस प्रोग्राम के अंदर यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो दिसंबर 1997 में चालू की गई, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए। उसका भी मेन मोटो यही था, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, शहरों के एजुकेटेड लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, उनमें जो टैलेंट है, उनका जो पावर है, उनको हमें बूस्टअप करना है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है। अगर वो चाहते हैं, भाई सपोज़ अगर कोई पर्सन है जिसको जो पूरा ब्यूटिशियन का जो नॉलेज आता है, वो उनको पूरा नॉलेज आता है, अगर वो अपना सैलून, ब्यूटी सैलून भी खोलना चाहता है, तो आजकल यू नो दैट आजकल काफ़ी इनोवेटिव जो हैं वो एक्ट्रेसेस में आ गई हैं और उसको काफ़ी अच्छा कमर्शियल लेवल पे दे आर यूजिंग है। कोई फैशन डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, वो अपना अगर फैशन स्टोर खोलना चाहता है, उसको वो फंडिंग करते हैं। यानी आप जिसमें भी टैलेंटेड हो, अगर आप वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना के अंडर दिस प्रोग्राम के अंदर अगर आप बैंक अथॉरिटीज़ के पास प्रोवाइड करते हो, तो आपको उस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़, फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से दी जाती है, या उनके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरह के ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स चलाए गए और वो ट्रेनिंग में स्पेशली मैंने क्या कहा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉज द मेन मोटिव। नॉट ओनली सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन दूसरा ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो था वो वुमेन्स में भी होना चाहिए। उनकी स्किल को ट्रेनिंग करना है, जो उनमें टैलेंट है उनको और एम्पावरमेंट करना है, उनको और अपग्रेड करना है। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा, क्योंकि खर्चा तो आएगा ना, चाहे शहरों में हो चाहे गांव में हो, जो भी खर्चा आएगा, तो स्पेशली इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में हमने देखा कि जो भी ट्रेनिंग का कॉस्ट आता है, जो भी उनको ट्रेन करते समय खर्चा आता है, उसका 75% कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और उसका जो 25% कॉस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। उनका मेन मोटिव ये है कि लोग जो हैं वो एफिशिएंट हो जाएं, वो स्किल में डेवलप हो जाएं, वो अपने आप को इस काबिल बना दें कि अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके। यानी मेन मोटिव क्या था, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप में वो स्किल डेवलप करना, वो बिजनेसमैनशिप का स्पिरिट ज़्यादा से ज़्यादा देना, सो दैट हमारे इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी रेशो जो है वो बढ़ने लगे। तो इसके लिए ये योजना भी काफ़ी यूज़फुल और सक्सेसफुल हुई। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ हमने स्पेसिफिक मेजर में देखा जो हमारी गवर्नमेंट ने फॉलो किया, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री रोज़गार योजना यानी PMPRY, ये जो हमारा स्कीम जो था वो स्टार्ट किया गया, इसमें हमने जो कोशिश किया 1993 में, ये प्रधानमंत्री रोज़गार योजना में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया जो एजुकेटेड यूथ था, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जब हम रोज़गार देंगे तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है ना, वो सबसे बड़ा डेंजर होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा माइंड है। अब वो इतनी पूरी ज़िंदगी उसने पढ़ा लिखा और उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम देखते हैं हाईजैकिंग है, किडनैपिंग है, टेररिज्म है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इसके बहुत से लोग जो रहते हैं वो एजुकेटेड रहते हैं, पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलता है। तो ये जो इल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके सोशल एलिमेंट्स हैं, वो उनको क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करके एक ह्यूमन बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, या इस तरह से उनको टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये भी टारगेट होता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनमें स्किल है, जिसमें टैलेंट है, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ा होना है, ताकि वो कहीं पे भी अपने लाइफ में कोई गलत काम नहीं करें। तो ये हमारा रहता है। इसके लिए प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जो 1993 में हमने स्टार्ट किया, इसमें बच्चों क्या था, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि एटलीस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख एजुकेटेड जो हमारे रूरल यूथ हैं, उनको हमें अपने लिए यानी अपने पैरों पे खड़ा करना है, या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है, या हमें उनको
ट्रेनिंग देना। तो ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और एक ये 11th जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया। दैट इज वही इसी सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे, सोच वही थी। ये जो हमारा प्रोग्राम था 1993 को, उसको थोड़ा उन्होंने पॉलिश कर दिया और बना दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास। ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। इसको उन्होंने ज़्यादा डेवलप किया, दैट इज़ 2016 से लेके 2020 तक, जिसमें मैंने कहा कि अवर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, 12,000 करोड़ उन्होंने खर्चा किया इस प्रोग्राम के अंदर कि सबको ट्रेनिंग दो, जिसमें जो कौशल है, जो टैलेंट है, वो स्किल है, वो डेवलप करो, और वो डेवलप करके उनको फंडिंग करके उनके पैरों पे खड़ा करो। अगर वो अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, वुडन टॉयज़ हैं, आप देखो क्ले के बिजनेसेस हैं, डिफरेंट आर्टिस्टिक वर्क रहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रहती हैं, यानी इतना टैलेंट को उन्होंने इंस्पायर किया है, उसके लिए इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया है। यानी उसका मेन रीज़न क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो वो अकेला थोड़ा ही बिजनेस करेंगे, उन्हें और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये एक काफ़ी बेनिफिट था, क्योंकि प्रधानमंत्री रोज़गार योजना जो था, उनका मेन टारगेट था आपका टैलेंटेड यूथ, आपका एजुकेटेड यूथ, जिनमें कोई हुनर है, जिसमें कोई आर्ट है, जिसमें एक कोई स्किल है, वो अगर उसको चाहे अपना एज अ बिजनेस, जो इनोवेटिव थॉट रखता है, समथिंग न्यू जो है वो बना के वो कस्टमर को, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हमेशा इमेजिनेशन, इनोवेटिव थॉट, स्मार्ट थिंकिंग, वर्किंग, ये काफ़ी रोल प्ले करता है। और उसके लिए जो फंडिंग रहेगी, जैसे मैंने कहा 12,000 करोड़ का उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला, तो ये काफ़ी सपोर्ट उनको मिला। नेक्स्ट है, हमने किया जैसे ट्राइसम प्रोग्राम, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। इसी ट्राइसम प्रोग्राम को हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कन्वर्ट किया। चलो चलते हैं 6th प्रोग्राम, दैट इज़ जवाहर रोजगार योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, JRY। क्या कहते हैं हम उसको, JRY। ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 1989 को। इसका भी मेन यही काम था कि यंग जनरेशन को, यंग यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में। और इस जवाहर रोज़गार योजना को स्पेशली मैं बता दूं, जब चालू किया गया तो उसमें उन्होंने क्या किया, इस जवाहर रोज़गार योजना में 120 हमने देखा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनको उन्होंने कवर किया, क्योंकि जहाँ पे पॉवर्टी बहुत है, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट करें, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करें। तो उन्होंने क्या किया, पहले 120 कुछ बैकवर्ड स्टेट्स थे जहाँ पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो नहीं हुआ था, इतना स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार कंडक्ट नहीं हुए थे, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। अच्छा, ना सिर्फ ये, लेकिन यही जवाहर रोज़गार योजना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे चल के एक नए नाम से ज़्यादा मशहूर हुई। और उसका नया नाम पता है बच्चों क्या रखा गया, दैट इज़ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, समृद्धि यानी हमें उन्हें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के इतना समृद्ध बनाना है, इतना फाइनेंशियली इम्प्रूव करना है कि उनका स्टेटस जो है, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बढ़े, क्योंकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो ये तो काफ़ी उन्होंने बाद में चेंज कर दिया। जवाहर रोज़गार योजना को उन्होंने धीरे धीरे आगे चल के बैकवर्ड एरियाज़ में जब उनको सक्सेस मिली तो उन्होंने इसी योजना को बदल के उन्होंने नया नाम क्या रखा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यानी JGSY समृद्धि योजना। तो इस तरह से उन्होंने जवाहर रोज़गार योजना कब चालू हुई, दैट वाज स्टार्टेड ऑन द 1 अप्रैल 1989 को वो चालू हुआ। अच्छा,
अब आते हैं 7th स्पेसिफिक प्रोग्राम। ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये स्टार्ट हुआ आपका प्रोग्राम 2 अक्टूबर 2009 को। अब ये जब स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2009 को, इसका पहले नाम, क्योंकि ये जब स्कीम पहले से ही शुरू थी तब उसका नाम महात्मा गांधी ये नहीं था। क्या प्रोग्राम था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी NREGS, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। खाली महात्मा गांधी को आप छुपा दो तो बाकी स्कीम का नाम था। उन्होंने क्या किया था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को उन्होंने थोड़ा नया नाम दे दिया। और नया नाम कब दिया? देखो 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आपको मालूम है महात्मा गांधी का और हमारे शास्त्री जी का बर्थडे रहता है, तो उन्होंने पॉलिसी बना दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये हम जब स्कीम कहते हैं MG, NREGS, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको उन्होंने 2 अक्टूबर को 2009 को स्टार्ट कर दिया। अब इसके पीछे मेन इनिशिएटिव बहुत मस्त उन्होंने रखा। ये जहाँ पे भी प्रोग्राम होगा, यानी आपका 100% गारंटी होगा कि एटलीस्ट वो जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं गांव के, जो इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, उनको साल में 100 डेज तो गारंटेड काम मिलेगा। साल के 365 डेज होते हैं, उसमें से 100 डेज तो उनके पेड डेज होंगे। यानी ये एक गारंटी देता है कि अंडर दिस प्रोग्राम अगर आपका रूरल यूथ जो है वो अगर अपने आप को रजिस्टर करवाता है अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इस स्कीम के अंदर यू विल सी दैट कि एटलीस्ट आपको वेज जो आपको मिलेगा, उसकी वेजेस की जो गारंटी मिलेगी वो आपको 100 डेज़ के लिए तो पक्का मिलेगी। यानी 100 दिन का तो मिनिमम हम आपको काम देंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हाईवे का काम हो रहा है या सपोज़ कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहाँ बन रहा है, अगर ऐसा है कहीं पे, अगर सपोज़ डैम बन रहा है, कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो क्या करती हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने ले लिया, तो ऐसे कामों में वो उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनको जॉब दे देते हैं। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, दैट इज़ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य, यानी फिर से गांव के लोगों का कौशल्य यानी स्किल डेवलपमेंट योजना, ये 2014 में बनाई गई। इसका पता है मेन जो था 2014 में बनाने के बाद इनका मेन टारगेट क्या था कि जो गांव के रूरल यूथ है उनके टैलेंट को इम्प्रूव करना, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना, और ख़ास करके एज क्या होनी चाहिए, 15 से 35 के बीच में, 15 to 35। अगर 15 to 35 के बीच में रूरल यूथ है, वो टैलेंटेड है, वो स्किल्ड है, उसके पास कोई हुनर है, वो बहुत से अच्छी तरह से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद उसको फंडिंग भी की जाएगी और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फुल सपोर्ट अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंदर दी जाएगी। तो देखो कितना अच्छा है, यानी उन्होंने देखो यंग यूथ को, यानी यंग टैलेंटेड पीपल को उन्होंने इंकरेज किया, मोटिवेट किया कि 15 साल से ऊपर और अप टू 35 ईयर्स तक अगर इसमें ऐसे गांव के लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ढाबा स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है उनमें टैलेंट हो सकता है वो इंटीरियर डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है कैटरिंग चालू कर सकते हैं, ब्यूटिशियन सैलून का कोई काम कर सकते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कोई मसाला का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई अचार बना सकता है, कोई पापड़ बना सकता है, एनीथिंग, क्योंकि ये सब टैलेंट होता है। कोई कारपेंटर है, अलग अलग फर्नीचर बना सकता है, कोई टेलर है, वो अलग अलग स्टिचिंग करके कर सकता है। देखो ये सब कौशल्य है, ये गांव में टैलेंट होता है जो एकदम बहुत हाईली स्किल्ड होता है। उनको क्या होता है, थोड़ा पॉलिशिंग करने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स रखते हैं, उन ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग भी देने के बाद भी अगर वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं तो दे विल बी गिवन द फुल सपोर्ट फॉर दैट। देन है 9th पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर 2015। अब हमने ये पॉलिसी स्टार्ट किया
जिसमें हमारा मेन पर्पस क्या था, एक तो आप में जो स्किल है, आप में टैलेंट है, उसको इनकरेज करना, और प्लस आप में बिजनेसमैनशिप, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये कल्चर डेवलप हो गया ना कि हाँ हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करेंगे, ये काम था इसका। द होल क्रेडिट गोज टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ही सेटअप दिस प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी जो उन्होंने सेटअप किया फॉर स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें उन्होंने हाईली मोटिवेट किया एंटरप्रेन्योरशिप को कि आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ, आप में जो टैलेंट है, आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो कैलिबर है, उसको और बड़ा करो। भले आप अच्छे डांसर हो, एक अच्छे कोरियोग्राफर हो, ठीक है, डांस अकेडमी खोलो। तो देखो, एक कोई भी क्वालिटी, जस्ट मैंने एक एग्जांपल्स दिया, आपकी कोई भी क्वालिटी, आप अच्छा कार रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, आप गैरेज खोलो अच्छी तरह से, आप अपना एसेसरीज प्रोवाइड कर सकते हो, एक अच्छा सा शोरूम खोलो। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके स्किल, आपके टैलेंट को वो इंस्पायर करेंगे। यानी सो मेनी डिफरेंट इनिशिएटिव्स वर टेकन टू encourage the skill development among rural youth of our India। मेन टारगेट क्या है बच्चों, क्योंकि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, या जो टैलेंटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, भले वो शहरों में हो। अगर आप में कोई नॉलेज है, आप में स्किल है, हुनर है, भगवान ने किसी को भी बिना हुनर के नहीं भेजा, सिर्फ हमें उस हुनर को ज़्यादा इनकरेज करने की, बढ़ाने की, पॉलिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ और उसको एज अ बिजनेसमैनशिप में कन्वर्ट कर पाएँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, जिसको मैंने सिंपली क्या लिखा, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, वैसे भी लिख सकते हो, इनिशिएटिव नहीं समझ में आया तो पॉलिसी। तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी या इनिशिएटिव, जो फिर से स्टार्ट हुआ इसी प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना 2016 में। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, वही मेन आपका फंडा, वही लॉजिक, जो आपका यंग टैलेंट है, जो इनोवेटिव है, जो काफ़ी स्मार्ट सोचता है, समथिंग न्यू सोचता है, जो डायनामिक न्यू डिज़ाइन टेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, कमोडिटी में या सर्विस में, जो भी कर सकता है। तो जो न्यू टैलेंटेड हैं, वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, यानी फिर से मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को, और उसमें भी स्पेशली बता दूं बच्चों, ये जब हम बात करते हैं ना स्टार्टअप इंडिया में, इसमें इफ़ यू आर इनोवेटिव, आप इनोवेटिव हो, आप स्मार्ट हो, आप टैलेंटेड हो, आप एफिशिएंट हो, आप स्किल्ड हो, उस कल्चर को भी इम्प्रूव करना, उन्हें फंडिंग करना, और वही एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर स्पेशली अगर वुमेन्स में भी हैं तो उनको भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंडिंग देना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना, मोटिवेट करना, ट्रेनिंग करना, ये इन प्रोग्राम्स का मेन एम था, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, ताकि वुमेन्स में भी एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हो, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और जो बैकवर्ड, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड सोच है वो थोड़ा बदले। क्योंकि हमारी 50% पॉपुलेशन यानी वुमेन्स अगर इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आएंगी तो बट नेचुरल हमारी एंटायर इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेंगी। और लास्ट तो हमने पढ़ा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के साथ ही शुरू की गई, और इसमें तो हमारे मोदी जी ने 12,000 करोड़ का सपोर्ट दिया 2020 तक। कोई भी अगर आपका स्किल्ड है, टैलेंटेड है, तो उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें सपोर्ट देना, उन्हें आगे इनकरेज करना, मोटिवेट करना, अलग अलग जगह पे सेमिनार्स जो है वो कंडक्ट करना, ताकि लोगों को अलग अलग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का अवेयरनेस बढ़े, नॉलेज बढ़े, उनको इस तरह की वोकेशनल नॉलेज मिले। तो ये सब क्या थे, स्पेसिफिक मेजर्स, और ये स्पेसिफिक मेजर्स आपको पूछे जाएंगे फॉर 8 मार्क्स। लेकिन आपको 11 के 11 पॉइंट लिखने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, एनी 8 to 9 पॉइंट्स आपको लिखना है। और जिस तरह से ये मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स।
तो बहुत इजी है, सिर्फ क्या था मैं समझ सकती हूँ थोड़ी हेडिंग्स ऐसी हैं, इसके लिए मैंने कहा थोड़ी हेडिंग्स को आप एक दो बार रिपीट करके कोशिश करना कि हेडिंग याद आ गया तो इंटरनल मैटर आप आसानी से याद कर पाओगे। सब ये स्पेसिफिक मेजर्स या जनरल मेजर्स क्यों लिए गए, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया बैकवर्ड एरियाज में बढ़े, और सबसे मेन टारगेट क्या था, जो हमारा टैलेंटेड यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें टू बी अ सेल्फ एम्प्लॉय। तो यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.